Okay, so hello everyone, this is Sunil Jangda, your physics educator. Welcome to the सेशन। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो एक बार फटाफट से बताओ कि ऑडियो एंड वीडियो कैसा आ रहा है आप लोगों के पास। मैं अच्छे से ऑडिबल एंड विजिबल हूँ? एक बार फटाफट से बता दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जल्दी से बताइएगा बेटा जी। मैं शेयर कर देता हूँ तब तक, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आई होप कि सब कुछ सही चल रहा है। मैं अच्छे से ऑडिबल विजिबल भी हूँ सबको। कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है तो बता दो भाई। मेरे ख्याल से तो सब कुछ सही है। एक बार ऑडियो चेक कर लेता हूँ मैं, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। बेटा एनसीईआरटी तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है यहाँ पे। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करने वाले हैं हम। चलो, तो एक बार शेयर जरूर कर देना सभी बच्चे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज हम करने वाले हैं इस क्लास के अंदर इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ओके बेटा, और क्लास 12 फिजिक्स का ये पहला चैप्टर ही है। क्लास 12 फिजिक्स का ये पहला चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट। दूसरी बात कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं तो अच्छी बात है। तो ये चैप्टर के जो एनसीईआरटी है वो आराम से होगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से होगी। प्रीवियस ईयर नहीं भी करे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आराम से इसके क्वेश्चन लग जाएंगे आप लोगों से। अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर चाहिए तो आप सिंपली लिखिए PYQ ऑफ चैप्टर फर्स्ट बाय सुनील जंगड़ा सर, यूट्यूब पे मिल जाएंगे आप लोगों को। यस सहज, कई बच्चों का बहुत सारे मतलब डाउट बन रहे हैं कि जैसे कई बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया फिजिक्स को, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या हम डायरेक्ट मॉडर्न फिजिक्स शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जिसने कुछ भी नहीं किया वो मॉडर्न फिजिक्स से शुरू कर लो, पासिंग मार्क्स तो आराम से बन जाएंगे। जिसने कुछ नहीं किया है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और इस क्लास में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन, या फिर मैं बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को। ओके बेटा, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम है सुनील जांगड़ा और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ आप लोगों को क्लास 11 12 एंड नीट के लिए। जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते तो जान लो भाई। ओके, और सबसे पहले मैं बोलूँगा कि इस चैनल पे फुल कंटेंट आता है। इसी तरीके से मैं नीट में भी पढ़ाता हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेंगी। सर टॉप करना है फिजिक्स में, बहुत अच्छी बात है। राज पुरोहित, बहुत बढ़िया। यस, हर्ष आ जाएंगे भाई। हम्म, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, बट उससे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को कि एक मिनट, ये चल क्यों नहीं रहा यार। अरे भाई चल जा। बिल्कुल मनीष डुल सबके लिए है बेटा जी, ठीक है। ये पता नहीं क्यों नहीं प्ले हो रहा। चलो, तो अभी के लिए आप लोगों के पास ये सारी ऐप होनी चाहिए बेटा जी। वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट ऐप, इससे फायदा क्या है कि जितने के एक्सपेरिमेंट है वो सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पे मिलते हैं, कैसे करवाए जाते हैं वो सब पता लग जाता है। एम्बाइब ऐप, अगर आप जैसे यूट्यूब पे पढ़ रहे हो ऐसे ऐप पे भी पढ़ सकते हो, और मोबाइल पे आप डाउनलोड करो, वहाँ पे पढ़ने के साथ साथ आप बहुत सारी बुक्स को भी एक्सेस कर पाओगे। एम्बाइब लेंस क्या है सर? एम्बाइब लेंस, अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं आती तो एम्बाइब लेंस की ऐप से उस टॉपिक को स्कैन करो, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को वीडियोस, 3D मॉडल्स सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया फीचर है एम्बाइब की ऐप पे, इनको आप लोगों को यूज़ करना भी चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार ट्राई करिए सही बच्चे कि आंसर क्या होने वाला है। What is the force between two small charge sphere having a charge of 2 into 10 raised to power minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर? ये आप लोगों को बताना है। तो फोर्स बताना है, गिवन आप लोगों को क्या क्या है। गिवन है आप लोगों को एक चार्ज जो कि है 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 कुलम, और दूसरा है 3 इंटू 10 रेज टू पावर
-7 कूलम। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है भैया न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो उनको सिर्फ एक सिंपल तरीका अपनाना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले लिखो गिवन चीजें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले क्या लिखना है कि गिवन चीजें कौन कौन सी है, वो आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, ओके। और उसके बाद उसने जो बोला है, अब जैसे कि डिस्टेंस उसने बोला तो डिस्टेंस भी लिख लो, 30 सेंटीमीटर में है। अब इसको पहले मीटर बना लो, तो आर को आप मीटर अगर बनाओगे तो 30 के नीचे आप 100 लिख दोगे, ऐसे, है ना। तो ये बन जाएगा 30 × 10 - 2 मीटर बन जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि फोर्स निकाल दो दो चार्जेस के बीच में। तो भैया फोर्स कैसे निकालते हैं दो चार्जेस के बीच में, उसके लिए तो एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है के Q1 Q2/r²। और उसने वो बोला ही है कि वो किस में रखा है, एयर में, तो कुछ एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो के की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 9 × 10⁹ Q1 और Q2 कितना है, 2 × 10⁻⁻7, ये है 3 × 10⁻⁻7 कुलम। और नीचे है r², कितना है, 30 × 10⁻2 को मैं 2 बार लिख दूं, ऐसे लिख दूं, बताओ क्या ही दिक्कत है। तो अब फटाफट से बताओ कि आंसर क्या आने वाला है, कमेंट सेक्शन में बता दो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आंसर क्या आने वाला है भैया। बताइए जल्दी से। 90 न्यूटन, 90 न्यूटन तो नहीं आएगा। अरे भाई आप समझे नहीं, ये जो के हमने लिखा है ये है 1/4πε0। आप जिस के की बात कर रहे हो इस कैपिटल के की बात कर रहे हो आप, तो उसको 1 ही तो हमने लिया है एयर के लिए। तो ओवरऑल तो 1/4πε0 की वैल्यू हम ले रहे हैं ना, 9 × 10⁻⁹ यही तो गलती करते हो तुम राजपुरोहित, ठीक है। तो कर लो सॉल्व इस चीज को जल्दी से फटाफट। देखो ऊपर बन जाएगा कितना, 9 × 6 × 10⁻² बनेगा, प्लस का 9 है और -14 है, तो वो बन गया -5। नीचे हो गया आप लोगों के पास 30 × 30, और साथ में क्या है 10 - 4, 4 चला गया ऊपर होके प्लस का, ठीक है। तो आप लोगों के पास बचा 9 × 6, और यहाँ बच गया भैया कितना, 3 × 3 9। एक 10⁻⁻9 पहले से पड़ा, एक और हम इनको और इनको भेज देते हैं तो -2 हो गया। तो ये इससे कट, तो 6 × 10⁻³ न्यूटन आ रहा है आंसर। बताइए जल्दी से। अरे 60 कैसे आ गया मयंक भाई, ध्यान से देख लेना, ये सॉल्व ही तो किया सिंपल, ये -3 हो गया। तो फोर्स की वैल्यू आ चुकी है ये ये आप लोगों का आंसर है। किसी को इसमें डाउट हो तो बताओ, किसी को इसमें डाउट हो तो बताओ। बताओ यार, ये जो 60 लिख रहे हैं इनको समझ में आया या नहीं आया। पावर में गड़बड़ आ गई मेरे, अच्छा। अच्छा नेचर कैसा है यहाँ पे फोर्स का, नेचर ऑफ फोर्स कैसा है भैया, नेचर ऑफ फोर्स कैसा है यहाँ पे, फटाफट से बताओ। नेचर ऑफ फोर्स यहाँ पे कैसा है वो फटाफट से बता दो। कैसी फोर्स लग रही है, दोनों चार्ज कैसे हैं, दोनों चार्ज यार पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ये भी मतलब Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे फोर्स कैसी लग रही है, जो फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स है बेटा जी। कैसी फोर्स है वो, रिपल्सिव फोर्स लग रही है दोनों चार्जेस के बीच में। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई होगी, यस, बहुत बढ़िया। ऐसे करना है यार क्वेश्चन को। और क्या था, आसान सा क्वेश्चन है और उसमें कैलकुलेशन में भी तुम गड़बड़ कर रहे हो, तो तुम खुद से देखो। ये मत सोचा करो कि मुझे फिजिक्स नहीं समझ में आ रही, भाई ये सोचा करो कि क्यों नहीं समझ में आ रही, तुम्हारी कमी कहाँ है, खुद में कमी ढूंढो। जो तुम कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है ना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा भैया सेकंड क्वेश्चन, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन को। करो।
पहले देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है उसको देखते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ माइनस चार्ज। मतलब दो चार्ज यहाँ पे दे रखे हैं, दोनों के बीच में फोर्स लग रही है, वो फोर्स कितनी है? वो फोर्स है भैया 0.2 न्यूटन है। ओके, और यहाँ पे दोनों के चार्ज देने के साथ साथ मान लो एक स्फीयर है जिसका चार्ज कितना है 0.4 माइक्रो मतलब 10 - 6 कूलम, और Q2 की वैल्यू कितनी है? माइनस का है वो 0.8 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब 10 - 6 कूलम। ठीक है, यही है। अब वो तुमसे पूछ रहा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेयर्स। तो अब डिस्टेंस पूछा गया तो F इज इक्वल टू होता है स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वेयर। तो R स्क्वेयर एक साइड कर लो, के Q1 Q2 अपॉन में F को एक साइड कर लो। यहाँ से आप लोगों के पास R की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आप लोगों के पास R की वैल्यू आ जाएगी। तो फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या बनने वाला है आंसर। मैं सारी वैल्यू लिख देता हूँ। देखो के की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है? 0.4 × 10 - 6। Q2 कितना? मॉड ही लेंगे, मैग्नीट्यूड ही लेंगे, तो 0.8 × 10 - 6 वैल्यू निकाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे फोर्स कितनी है? दोनों के बीच में 0.2 न्यूटन। चलो, तो ये है भैया, समझ में आया? आर स्क्वायर भी तो रख सकते हैं सीधा भाई, उसने डिस्टेंस पूछा तुमसे, डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं पूछा ना। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेयर्स वो पूछा है तुमसे। तो इन द एंड तुम्हें निकालना तो आर ही है, तुम पहले आर स्क्वायर निकाल लो और फिर उसके बाद लास्ट में कर देना फिर वो। बताओ। 0.12 मीटर आ रहा है मेरा, बिल्कुल सही है चंदन। 0.12 ही आएगा। कितना आएगा बेटा जी? 0.12 आएगा इसका आंसर। किसी को डाउट आ रहा है, कुछ दिक्कत है, कोई मन में वहम है तो पूछ सकता है। हाँ, बरोबर है, बिल्कुल बरोबर है भैया। अब ये वाला कॉन्सेप्ट, ये तो हो गया, ए वाला तो हो गया, दूसरे वाला बताओ। व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, ये आप लोगों को बताना है। भाई दो स्फीयर दिए गए हैं आप लोगों को, देखो बी वाले की बात करते हैं। दो स्फीयर दिए गए हैं, एक स्फीयर ये रहा आप लोगों के पास, एक स्फीयर ये रहा आप लोगों के पास। वो बोला कि इसकी इसके ऊपर फोर्स निकालो, फर्स्ट की सेकंड वाले के ऊपर फोर्स निकालो। अरे वो तो ऑलरेडी गिवन है, डायरेक्शन पूछता तो बात होती ना। तो वो तो गिवन है ऑलरेडी, तो वो कितनी है? 0.2 न्यूटन है। दोनों के बीच में एक फोर्स ही तो लग रही है, बताओ। हाँ, अच्छा कैसी फोर्स है ये बताओ, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है? कैसी है फोर्स ये बताओ, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है? बताओ जल्दी से फटाफट। चंदन पुरोहित भाई, थोड़ा सा समय दे, क्योंकि न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल बच्चों को लेट समझ में आते हैं, दैट्स वाई थोड़ा सा हम धीरे चल रहे हैं और यहाँ पे इंपॉर्टेंट करवाए जा रहे हैं। अट्रैक्टिव, यस, क्योंकि एक आप लोगों के पास कैसा है? पॉजिटिव है, और एक आप लोगों के पास कैसा है बेटा जी? नेगेटिव है। दैट्स वाई आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो फोर्स का नेचर है वो कैसा है? अट्रैक्टिव फोर्स है। यहाँ पे जो फोर्स का नेचर है वो कैसा है? अट्रैक्टिव नेचर है। क्लियर? ओके है। हाँ, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बताओ फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आप लोगों को ये दिया गया है भैया, चेक दैट द रेशो। एक रेशो आप लोगों को दिया गया है इसमें, के ई स्क्वेयर अपॉन में जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन इज डायमेंशनलेस। ये आप लोगों को बताना है कि ये क्या है, एक डायमेंशनलेस है या नहीं है। जल्दी से एक बार फटाफट से बता दीजिए, हाँ और ना में उत्तर दीजिए। चंदन बोल रहा है कि यस है, कि ये डायमेंशनलेस है।
और बाकी बताओ जल्दी से, फटाफट फटाफट बताओ भाई। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए आया कहाँ से। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आया कहाँ से। सो भैया ये आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखनी है किस किस के बीच में, दो चार्जेस के बीच में। तो आप लिखोगे के ई स्क्वेयर अपॉन में उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लिख दोगे, ठीक है। अब आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स लिखो, तो आप लिखोगे जी, दो मास लिखोगे M1 एंड M2 और उनके बीच का डिस्टेंस सेम ले लेते हैं जो कि आर स्क्वेयर है। अब ये M1 M2 को हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बोल सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये वाला जो है ये प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आप इस एफ जी को क्या करोगे, जी M1 M2 अपॉन में, फिर से वही लिख दिया, M E MP लिखोगे और ये आर स्क्वेयर, ठीक है। अब इनको डिवाइड करके देखो, के ई स्क्वेयर अपॉन में आर स्क्वेयर, यहाँ पे होगा जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन और ये चला गया ऊपर, तो ये इससे कट हो गया। आप लोगों के पास बचा के ई स्क्वेयर अपॉन में जी M E M P। तो आप सीधा बोल सकते हो भैया ये तो फोर्स का रेशो है ना, ये जो रिजल्ट आ रहा है ये फोर्स रेशो आ रहा है, तो इसका मतलब ये यूनिट लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा, यूनिट लेस डायमेंशन लेस, क्योंकि सेम चीज है ऊपर नीचे, डायमेंशन लेस। तो आप सीधी बोल दो, बताओ यार कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। और वैसे भी एक चीज चेक करो, वैसे भी एक चीज चेक करो यार, ये क्या है, एक वैल्यू है, ई क्या है, एक वैल्यू है, जी क्या है, एक वैल्यू है, एम ई क्या है, एक वैल्यू है, एम पी क्या है, एक वैल्यू है, सभी के सभी एक वैल्यू, एक कांस्टेंट है। तो सीधा ही पता लग रहा था डायमेंशन जो है कांस्टेंट की वो 1 होने वाली है। चंदन ने बिल्कुल सही बोला है। आगे चले, और ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये रेशियो सिग्निफाई कर रहा है भैया, क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये रेशियो को सिग्निफाई कर रहा है। हो गया। चलो नेक्स्ट, अच्छा कोई और पार्ट तो नहीं था इसमें, यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, बहुत आसान है। क्या बोला जा रहा है इसके अंदर, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। भाई क्वांटाइजेशन को समझाना है। भाई बॉडी जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी जो क्वांटाइज्ड है, जिसको हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस एन ई लिखते हैं। एन इज जो होता है वो इंटीजर होता है, क्या होता है ये इंटीजर होता है ना। और ई क्या होता है, ई की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये क्या चीज बता रही है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इस तरीके से होगा, इंटीजर का मल्टीपल होगा, ठीक है। समझ में आया, क्या होगा वही हो, इंटीजर का मल्टीपल होगा। ठीक है, हाँ, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कोई तुम्हें बोले कि 5/2 इंटू में ई कर दूं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये किसी बॉडी पे पॉसिबल नहीं है। हाँ 2E पॉसिबल है, -2E पॉसिबल है, ठीक है, 3E पॉसिबल है, प्लस -3E पॉसिबल है, मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, बट ये फ्रैक्शन में ना हो, पॉइंट्स में ना हो, 2 पॉइंट दिस, 2 पॉइंट दिस, 3 पॉइंट दिस, 10 पॉइंट दिस, 9 पॉइंट दिस, नहीं ऐसा नहीं होगा। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट देखो भैया जल्दी, सेकंड पार्ट जल्दी से देखिएगा, फटाफट से बताइए। Why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic that is large scale charges? बताइए फटाफट से। इन्हें बोला है कि हम क्वांटाइजेशन को, क्वांटाइजेशन जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं जब हम डील कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़ी चीजों से, किससे भैया, बड़ी चीजों से। हाँ समझ में आया, भाई बड़ी चीज है,
देखो यहाँ पे इसके केस में एन जो है वो बड़ा होगा, लार्ज होगा, और ई है वो स्मॉल है, ई है जो स्मॉल है, ठीक है, ई है क्या है, स्मॉल है, बिल्कुल सही। मैग्नीट्यूड हाई होती है वो बड़ा होता है, दैट्स वाई हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे जो ये चीज हमने लिखी है एन लार्ज ई स्मॉल, ये वाली क्या चीज बता रही है, इससे मतलब मैक्रोस्कोपिक के खेल में क्या होगा कि ई की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है और एन की वैल्यू जो है वो लार्ज है, तो इसका मतलब चार्ज एक तरीके से कॉन्टिन्यूस की तरह है, लगातार है। दैट्स वाई उसको हम इग्नोर कर देते हैं, दैट्स वाई हम उसको इग्नोर कर देते हैं। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़े। यार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, जब तक कमेंट नहीं करोगे फिर कैसे चलेगा। सीधा सा याद रखना कि जब हम क्वांटाइजेशन को कब इग्नोर करते हैं, इफ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, वही तो खेल हो रहा है, बड़ी बॉडी के लिए वही तो खेल हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चे पता नहीं कहाँ होते हैं भैया, और फिर बोलते हो कि सर क्लासेस क्यों लेट होती हैं। भैया तुमसे ही तो मोटिवेशन आता है, अगर तुम क्लास में नहीं होंगे, जिनके पेपर अगर वही क्लास में नहीं है तो भाई हम क्या कर रहे हैं फिर यहाँ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। बताइए, व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। ये बोल रहा है कि जब एक ग्लास रोड को रब किया जाता है सिल्क क्लॉथ के साथ तो चार्जेस दोनों पे आ जाते हैं। सिमिलर फिनोमिना इज observed with many other pair of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. ये आप लोगों को बताना है, फटाफट से बताइए। देखो यार, एक सिंपल सा फंडा लेते हैं। आपने क्या किया कि यहाँ पे एक ये सिल्क क्लॉथ लिया, ठीक है, ये लिया भैया सिल्क क्लॉथ, और यहाँ पे एक रोड ली आपने, ग्लास रोड ली ऐसे, और इसको यहाँ पे रब करना शुरू कर दिया। ये क्या है, ये ग्लास रोड, इट इज व्हाट, इट इज ग्लास रोड, ठीक है, इट इज व्हाट, इट इज ग्लास रोड। अब आप इसको क्या कर रहे हो, इस पर रब कर रहे हो, रब कर रहे हो। तो भैया रब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो, दोनों के पास अपना जो है चार्ज है, सब पे अपना अपना चार्ज है, इक्वल चार्ज है, कोई भी चार्ज का लॉस नहीं होगा, यहाँ पे ट्रांसफर होगा। होता क्या है कि यहाँ पे हीट जनरेट हो जाती है, जब ये रब होता है ड्यूरिंग रबिंग तो यहाँ पे हीट जनरेट होगी। हीट होती है भैया एक एनर्जी, और वो एनर्जी मिल जाएगी किसको, इलेक्ट्रॉन को। किसके इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके एक्साइट होंगे कि भैया मैं तो चला, एक्साइट होंगे। और जहां से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, लॉस ऑफ जहां पे इलेक्ट्रॉन हुआ वो बन जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, वो बन जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया वो बन जाएगी नेगेटिवली चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रोड से जाके सिल्क क्लॉथ में जाएंगे, रोड से सिल्क क्लॉथ में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे सिल्क क्लॉथ में आ जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे पीछे क्या रह रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव रह रहा है। तो ग्लास रोड पे आ जाता है कौन सा चार्ज, ग्लास रोड पे आ जाता है भैया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अभी और भी समझाने का टॉपिक है इसमें, रुको।
पहले ये समझो कि इतनी चीज समझ में आई या नहीं है। और सिल्क क्लॉथ जो है उस पे आ गया है नेगेटिव चार्ज। बताओ भाई, उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। इतनी बातें समझ में आई? ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज तो आ गई है भैया, ये चीज जो आ गई है सेम आ गई है। तो ये मैग्नीट्यूड में जो होते हैं सेम होते हैं, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। तो नेट चार्ज अगर देखूं तो नेट चार्ज पहले भी जीरो था, बिफोर रबिंग, बिफोर रबिंग पहले भी जीरो था। और आफ्टर रबिंग भी अगर मैं टोटल चार्ज निकालूंगा, आफ्टर रबिंग भी अगर मैं टोटल चार्ज निकालूंगा तो भी वो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज वो क्या हो रहा है बेटा, जीरो हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये लॉ जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो वो फॉलो हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो वो फॉलो हुआ है। बताइए फटाफट से। अदिति कुमारी, क्या रिपीट करना बेटा इसमें? सिंपल सा है कि जब हम ग्लास रोड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ तो हीट जनरेट होती है, वो हीट एक एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स के किसके इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है भाई, जिसको रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पे ग्लास रोड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनको एनर्जी लेते हैं, एक्साइट होते हैं और वो कहते हैं कि चलो जी मैं चला यहाँ से। और वो कहाँ चले जाते हैं, सिल्क में। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो किसी चीज को नेगेटिव कर रहे हैं, तो उसको नेगेटिवली चार्ज बोला गया। जहां से नेगेटिविटी निकल गई है तो वो पॉजिटिविटी आ गई वहां पे। समझ में आ गई चीजें? हाँ। चलो, हुआ तो यही है, इनएक्चुअल तो यही हुआ कि टोटल चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, मतलब वही डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, कुछ अलग से नहीं बना यहाँ पे। क्लियर? जल्दी से एक बार फटाफट से बता दीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अभी हम कौन से क्वेश्चन पे हैं फिर? सिक्स क्वेश्चन पे आ चुके हैं शायद से। हाँ, सिक्स क्वेश्चन पे आ चुके हैं भैया। चलो, अब बताओ फिर सिक्स क्वेश्चन क्या है, फटाफट से बताओ। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर? ये आप लोगों को बताना है, जल्दी करिए फटाफट से। सर आपकी वन शॉट सफिशिएंट है? बिल्कुल है, सफिशिएंट से भी ज़्यादा है। यूट्यूब के ऊपर बोर्ड्स लेवल से ऊपर उठ के पढ़ाया गया है उसके अंदर। और जगह तुम्हें क्या मिलेगा, बोर्ड्स का तो बोर्ड्स तक लिमिटेड कर देते हैं, नीट का है तो नीट तक लिमिटेड कर देते हैं, उतनी डेरिवेशन नहीं करवाएंगे, उसमें सब कुछ करवाया गया। बहुत ज़्यादा मतलब टॉपिक्स डाले गए हैं आप लोगों की जो कॉन्सेप्ट है उनको अच्छा करने के लिए, बिल्कुल डिटेल में समझाया गया है। और गारंटी है कि समझ में भी आएगा एक ही बार से। चलो, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट बोल रहा है ये क्वेश्चन, ट्राई करते हैं इसको कैसे होगा। आसान है ये, बिना मतलब पूरी कैलकुलेशन करे ये सॉल्व हो जाएगा। इन्होंने बोला कि 4 पॉइंट चार्जेस हैं, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी एंड क्यू डी आर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वेयर। एक स्क्वायर पे ये रखे हुए हैं। ठीक है। सेंटर ऑफ द स्क्वायर, एक स्क्वायर हमने ये बना लिया ऐसे। ठीक है। ओके बेटा। और इसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर? सेंटर ऑफ द स्क्वायर मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे, भाई यहाँ पे सेंटर में हमने एक चार्ज रख दिया। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो चार्जेस रखे हुए हैं पहले उनको रख देते हैं ताकि आसानी रहे। मान लो यहाँ पे इसका नाम मैंने रखा ए, ये रखा मैंने बी, ये रखा मैंने सी, ये रखा मैंने डी। चार्जेस को रखो। यहाँ पे यार 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है, बी जो चार्ज है वो -5 माइक्रो कूलम का चार्ज है। ठीक है। और सी जो चार्ज है वो 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है।
और डी पे जो चार्ज है वो -5 माइक्रोकुलम का चार्ज है, ठीक है, डी पे भी यही है ना। अब बीच में क्या रखा है उन्होंने, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम, ये प्लस का चार्ज है, बीच वाला जो चार्ज है वो प्लस का चार्ज है और 1 माइक्रोकुलम का चार्ज है। तो अभी ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना कि होने वाला क्या है यहाँ पे। अगर मैं पहले चार्ज की बात करूं, अगर मैं पहले चार्ज की बात करूं तो वो इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा क्या, इस डायरेक्शन में, बताओ यार, क्या वो इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा या नहीं लगाएगा, फटाफट से बताओ। रिपेल करेगा ना, सेम चार्ज है। और ये वाला जो बी है वो उसको अपनी तरफ इस साइड एक फोर्स लगा रहा होगा, यस और नो, फटाफट से बताओ। सिमिलरली, सिमिलरली जो सी पे चार्ज है वो भी तो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर इसी दिशा में, अपोजिट दिशा में, कि भाई भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं है, ऐसे। और सिमिलरली ये वाला जो चार्ज है डी पॉइंट पे वो उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, बराबर फोर्स लग रही है सब जगह से। बराबर कैसे सर, सेम ही डिस्टेंस तो है ये, सेम ही डिस्टेंस तो है ये एल है तो ये भी एल है, ये भी एल है और ये भी एल है, सेम डिस्टेंस पे फोर्स लग रही है। तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो रही है, नेट फोर्स यहाँ पे 0 होगी, बताओ। विदाउट एनी कैलकुलेशन आप इसका आंसर कर सकते थे। सर पास का जुगाड़ बता दो, बेटा मैंने रात ही वीडियो बनाया उसके बारे में। इवन जो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो आराम से पास हो सकते हैं, जिन्होंने आधा सिलेबस कर लिया वो आराम से अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जिन्होंने पूरा सिलेबस कर लिया तो वो रिवीजन कैसे करें उस पर एक वीडियो मैंने रात बनाया है, वो देख लेना एक बार, ठीक है। बस यूट्यूब पे लिखो फिजिक्स बाय सुनील जांगड़ा सर, सब मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़े। चलो भाई, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो यार, किसी को कोई भी डाउट यहाँ पे तो पूछ सकता है, जल्दी से बताइए। बेटा बताया तो है, वन शॉट, मेरी वन शॉट बेस्ट है बेटा, कोई डाउट नहीं है ना। फिर आगे बढ़े, चलिए। तो ये हो गया एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन। अब करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ये तो बिल्कुल आसान सा है, ये तो बिल्कुल आसान सा थ्योरी सा, ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा फटाफट से बताओ। इन्होंने बोला है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कॉन्टिन्यूअस कर्व, दैट इज ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक व्हाइल नॉट। जल्दी से बताइए, ये तो बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है। देखो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने बोला है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कॉन्टिन्यूअस कर्व, दैट इज ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक व्हाई नॉट। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पास एक सडन ब्रेक नहीं होता, एकदम से वो टूटती नहीं है, व्हाई नॉट। देखो एफ, एफ नहीं ई की बात करते हैं, ई इज इक्वल टू होता है के क्यू बाय में आर स्क्वेयर, मतलब क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बताओ, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है वो डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ क्या होती है भैया, उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, या फिर बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो घटते हैं, ठीक है। समझ में आई, समझ में आई या नहीं आई। तो भैया वो बोल रहे कि एक सडन ब्रेक क्यों नहीं होता, भाई जब डिस्टेंस 0 होगा तभी तो बोलेंगे हम, और वो तो चल रही है, डिस्टेंस है तो सडन ब्रेक तो नहीं हो सकता, एकदम से वो वैनिश नहीं हो सकती। बताओ फटाफट से, कृतिका बताया है, बताओ अगर कोई डाउट अभी भी। नहीं समझ में आया बेटा, देखो आप लोगों को प्लस का एक चार्ज दिया मैंने, इससे फील्ड लाइंस निकल रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इससे फील्ड लाइंस क्या हो रही है, निकल रही है, ये फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है, ठीक है। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला मैंने लिख के दिया, ई
जो है वो इनवर्सली है आर स्क्वायर के, मतलब डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, मतलब आर इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों का 0 होगा। तो ये बात शो तो कर रही है कि सडन ब्रेक नहीं होगा, इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा ना, इन्फिनिटी पे, मतलब यहाँ पे कोई अगर रुकावट नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो चल रही हैं, क्या ही दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है। तो सडन ब्रेक नहीं होने वाला, आ गया समझ में, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट बताओ, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रही आप लोगों के पास, ये रही, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब ये यहाँ पे क्रॉस कर रही है, ये यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो भैया ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि हम क्या कर सकते हैं कि जिस पॉइंट पे हम फील्ड निकालना चाहते हैं वहां पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, अरे ऐसे कर दिया। सिमिलरली दूसरी लाइन के साथ भी मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। अरे भाई ये क्या हुआ, मतलब एक ही पॉइंट से आप तो दो डायरेक्शन देने लग गए, एक ही पॉइंट पे आप बोल रहे हो कि दो डायरेक्शन है, तो इसलिए भाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। चलो अभी एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 2 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं, दो चार्ज क्यूए दिया हुआ है 3 माइक्रो कूलम, एंड एक चार्ज दिया हुआ है क्यूबी जो कि है -3 माइक्रो कूलम। आर लोकेटेड, मतलब दोनों के बीच का एक डिस्टेंस दे दिया जो कि 20 सेंटीमीटर है, और वैक्यूम बोला जा रहा है, मीन्स के की वैल्यू को आप 9 × 10⁻⁹ यूज करोगे, सिंपल सी बात है। What is the electric field at the midpoint of the line AB joining the two charges? What is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? फटाफट से बता दीजिए। ए और बी दो चार्ज है, मान लो ये ए है, ये बी है, दोनों को एक लाइन जोड़ रही है, दोनों को एक लाइन जोड़ रही है। यहाँ पे हम बोलते हैं कि मिड पॉइंट में एक पॉइंट हमने बना दिया ओ, तो आपको यहाँ पे फील्ड बताना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आप लोगों को बताना है। तो विदाउट एनी कैलकुलेशन ये आप लोगों का जो है आंसर आ जाना चाहिए, फटाफट से बताओ। बताइए फटाफट से। कई बच्चे यहाँ पे लिख देंगे कि ये 0 हो जाएगा, कई बच्चे यहाँ पे लिख देंगे कि ये 0 हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज का साइन चेक करो, डायरेक्शन चेक करो, पहली बात। भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, ए की वजह से कैसा होगा, ऐसे जा रहा होगा, बी की वजह से भी उसी डायरेक्शन में जा रहा होगा। भाई बी में नेगेटिव चार्ज है तो अंदर ही जाएगा फील्ड, तो मतलब ई ए एंड ई बी दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो वो दोनों सिंपल ऐड होंगे यहाँ पे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ भैया, 2 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं, और 20 सेंटीमीटर पे रखे हैं, तो 10-10 सेंटीमीटर पे हैं, 10 सेंटीमीटर इधर, 10 सेंटीमीटर इधर। तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पे, पहले आर को क्या बना लो, मीटर बना लो। तो 20 सेंटीमीटर को हमने किया 100 से डिवाइड, ये इससे कट तो 0.2 मीटर हुआ, मीन्स ये 0.1 मीटर हुआ, ये 0.1 मीटर हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे ड्यू टू ए एट ओ पॉइंट, तो E इज इक्वल टू के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, चार्ज की वैल्यू जो सोर्स चार्ज है उसकी वजह से लिखेंगे तो वो कितना है 3 × 10⁻⁻⁶, आर का स्क्वायर लिखेंगे तो 0.2 × 0.2 लिख देंगे। सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व करो जल्दी से। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी हम करने वाले हैं, सिमिलरली
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी हम करने वाले हैं। तो भाई इसका भी लिख दो फटाफट से। बताओ ये नेगेटिव चार्ज की वजह से है तो ये भी हो जाएगा। दोनों को ऐड करके और मुझे बताओ कि आंसर कितना आने वाला है। दोनों को ऐड करके मुझे बताओ कि आंसर कितना आने वाला है। बताओ। सिंपल है, नेगेटिव चार्ज है, वैल्यू रखो। के की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁻⁹ और चार्ज कितना भैया, नेगेटिव वाला माइनस है, बट हमने माइनस तो डायरेक्शन ले ली ना, तो इसको करने की क्या जरूरत है, इसको प्लस में ही रखो। 3 × 10⁻⁶, नीचे वही 0.2 × 0.2 का स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ दो, ई और ई बी को जोड़ दो, टोटल चाहिए तो कहने का मतलब आप 2 इंटू में 9 × 10⁻⁹ इंटू में 3 × 10⁻⁶ अपॉन में 0.2 × 0.2 ये कर दो। तो जल्दी से आंसर मुझे बताओ कि क्या आ रहा है। जल्दी से एक बार आंसर बता दो यार सभी बच्चे कि क्या आ रहा है। हो गया? अरे भाई जो बैठे हैं कम से कम आंसर तो बताओ कि यह आंसर आ रहा है सर। सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये तो। देखो 9 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा। दो को पहले बाहर रखते हैं, अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। 9 और 3 27 हो गए, है ना। और ये बन गया आप लोगों के पास 10⁻³ +3। +3 बनेगा या नहीं बनेगा, 9 - 6 इज +3। और नीचे क्या हो रहा है, नीचे 0.2 है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ये 4 और जो नीचे 100 था वो ऊपर चला गया, क्योंकि 0.2 के नीचे 10, 0.2 के नीचे 10 ये लगा दूं ना तो 4 हो गया, तो ऊपर चला गया। तो इसने इसको कट किया, यस और नो, इसने इसको कट किया। तो यहाँ पे बचा 27 के नीचे 2 और यहाँ पे बचा 5। बताओ यार, अब इसको सॉल्व कर दो। आई एम बैक चंदन पुरोहित। अच्छी बात है भाई, तू आ गया, हमें तो डर लग रहा था पता नहीं कहाँ चला गया है। चलो अब इसको सॉल्व करो फटाफट से। 27 को डिवाइड कर दो कितने से, 2 से, तो कितना बनेगा, 13.5। 13.5 बनना चाहिए, 13.5, 13.5 इंटू 10⁻⁵। बताओ मैच कर रहा आंसर। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। नीचे होता है 4, 1 मिनट रुको, कुछ गड़बड़ शायद हमने कर दी है, जोड़ते हुए शायद हमने कर दी है, कैलकुलेशन में है गड़बड़, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ सेम है। तो ये बनेगा आप लोगों के पास 9 × 3, 3 है ना चार्ज, हाँ 10 - 6 था वो, तो ये 27 हुआ। नीचे हुआ आप लोगों के पास कितना, नीचे हुआ, 1 मिनट रुको, इसको आप लिखो 10⁻³ क्योंकि -6 हमने ख़त्म कर दिया है, इसको लिखा हमने 4 और ये चला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो 27 डिवाइडेड बाय हम कर रहे हैं 4 से, तो 6.75 एक का आ रहा है ना, हमने तो 2 के लिए करना है, +6.75, 13 ही तो आना चाहिए। कोई डाउट है क्या, बताओ कोई। 13.5 इंटू 10⁻⁵ यही तो है। ओके, यहाँ पे गड़बड़ हमने करी है। क्या गड़बड़ करी है तुम्हें शायद पता नहीं लगा। आंसर क्यों सही नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे 0.1 लिखना था रे भैया, 0.1 ही तो लिखना था। डिस्टेंस तो 0.1 है ना, क्योंकि ओ पॉइंट तक हमें जाना है, तो डिस्टेंस 0.1 है। ग्रेट। अब करो, अब आसानी से हो जाएगा। अब करो, अब आसानी से हो जाएगा। वो तभी मैं सोच रहा था 13.5 तो हमारा मैच नहीं कर रहा है, बट क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये 0.1 को करा तो ये हुआ 1, ऊपर चला गया 10⁻²। ठीक है, तो अब सही आ जाएगा। तो ये हुआ 2
इंटू 27 इंटू में 10⁻11 माइनस 6, तो ये हुआ 54 इंटू 10⁻5। मतलब आप इसको 5.4 इंटू 10⁻6 लिख सकते हो। तो ये आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। तो ये आंसर आएगा बेटा जी। अच्छी बात है, अगर 99 परसेंटाइल आ रहे हैं तो अच्छी बात है भैया, बहुत बढ़िया। क्लियर? चलो सेकंड बताओ फिर। इसका ए पार्ट तो हो चुका है, बी पार्ट के लिए आंसर बताओ तुम। इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁻9 c इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। अगर मैं इस ओ पॉइंट पे एक क्या रख दूं, अगर मैं इस ओ पॉइंट पे एक चार्ज रख दूं 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, तो क्या होने वाला है, कितनी फोर्स यहाँ पे लगेगी, ये आप लोगों को बताना है। फटाफट से बताओ। देखो दोनों चार्ज सेम है, दोनों चार्ज से डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स तो सिंपल लग जाएगी, F इज इक्वल टू क्यू ई कर दो, F इज इक्वल टू क्यू ई कर दो, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो ये बन जाएगा F, क्यू की वैल्यू उसने बताई है 1.5 इंटू 10⁻⁻3, -3 बताइए ना, नहीं -9 बताइए, -9 बताइए, सो सॉरी, -9 बताइए। साथ में E है, E कितना है 5.4 इंटू 10⁻6, तो मल्टीप्लाई कर लो, बस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बनेगा भैया 1.5 इंटू 5.4 8.1, और साथ में ये जीरोस को निकाल दो, कितनी बनेगी 10-2, 10-2 ही आएगी ना, -9 और 6 है तो -2, तो फोर्स है तो न्यूटन। बताओ यार, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वाह जी वाह, सत्संग चला हुआ है बाहर की तरफ। 10-3, अच्छा -3, हाँ 9, -9 + 6 -3। ओके 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 ओके, इतना तो तुम समझ ही सकते हो कि सर कहना क्या चाहते हैं, भावनाओं को समझो तुम लोग। क्लियर? अब बढ़े आगे। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है, जल्दी से बताओ क्या होने वाला है। ट्राई करिए, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है ए सिस्टम हैज टू चार्जेस क्यू ए एंड क्यू बी, मतलब एक चार्ज है क्यू ए जिसकी वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है, ठीक है, और एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम है, ठीक है, ठीक। उसके बाद है ये लोकेट कहाँ है, ए वाला जो है वो रखा हुआ है भैया 0,0, -15 सेंटीमीटर पे, ठीक है, और बी वाला जो रखा हुआ है वो रखा हुआ है 0,0 + 15 सेंटीमीटर पे, ये रखा हुआ है, ठीक है, ये माइनस वाला है बी दूसरा, रिस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। भाई पहले इसको रख लो कहाँ पे ये है। सबसे पहले बात, ये जेड एक्सिस पे रखे हुए हैं, नेगेटिव जेड पे रखे हुए हैं, तो पहले बना लो एक्स एक्सिस, ये बना लिया मैंने वाई एक्सिस, और यहाँ पे बना दिया मैंने जेड एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। ऐसे ही रखेंगे, बताओ बताओ भाई फटाफट से, ठीक है, ऐसे ही रखेंगे हम जेड एक्सिस। ये मान लेते हैं प्लस जेड है, ये मान लेते हैं माइनस जेड है, ठीक है, एक है प्लस जेड और एक है माइनस जेड आप लोगों के पास। क्लियर है? एक चार्ज कहाँ पे रखा है यार, एक चार्ज रखा है 0, 0, -15 पे, तो यहाँ पे रखा हुआ है ए चार्ज जो कि कितना है 0, 0, 15 पे, यहाँ पे चार्ज रखा है कौन सा, मतलब नेगेटिव पे रखा हुआ है, चार्ज नेगेटिव नहीं है, क्यू ए रखा हुआ है जो कि कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम है।
और जो प्लस साइड है उस पे कौन रखा हुआ है, 0 0, प्लस 15 पे कौन रखा हुआ है भैया, इस पे रखा हुआ है नेगेटिव चार्ज, जो कि -2.5 इंटू 10⁻⁴ -7 है क्या, हाँ -7 है, ठीक है, ये रखा हुआ है। तो ये एक डाइपोल का सिस्टम हुआ या नहीं, मतलब एक सिस्टम बन गया जिसमें दो चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना होगा भैया, बताओ टोटल चार्ज, फटाफट से मुझे बताओ कि टोटल चार्ज कितना है, कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी से। भाई मेरे मेरे पास तो एक ही चैनल है, तो मेरे सारे चैनल सब्सक्राइब कौन से कर लिए तुमने? चलो तो टोटल चार्ज बताओ पहले। तो टोटल चार्ज कितना है, एक प्लस का एक माइनस का दोनों बराबर है, तो भैया 0, ठीक है 0। और क्या पूछ रहा है वो, डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम पूछ रहा है। डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम कहाँ से कहाँ, ए से बी चलेगी, ऐसे चलेगी ना डाइपोल मोमेंट, पी वेक्टर। तो पी को कैसे लिखेंगे, क्यू इंटू 2a से लिखेंगे। तो कोई भी एक क्यू लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखना होता है। तो वो हो गया आप लोगों के पास कितना, 2.5 इंटू 10⁻⁷ -7 है, ठीक है, -7 इंटू में 2a डिस्टेंस बोल रहा है। तो कितने डिस्टेंस पे वो रखा हुआ है भाई, इधर है ये -15 पे, इधर है ये +15 पे, फटाफट से बताओ कि कितने डिस्टेंस पे है, जल्दी से बताओ टोटल कितना डिस्टेंस हुआ। हाँ भाई, तो एक ही चैनल है ना मेरा। टोटल डिस्टेंस बताओ कितना हो गया यहाँ पे भाई, 15 उस साइड है 15 इस साइड है, तो +15 +15 मतलब टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को मीटर बनाओ तो नीचे 100 लगा देंगे, ठीक है। तो ये बन गया आप लोगों के पास 0, ये हुआ 7.5 और ये हो गया 10⁻⁻8। यही आएगा आंसर, फटाफट से बताओ। 10⁻⁻8 यही आएगा आंसर या नहीं आएगा, फटाफट से बता दो। क्लियर। और डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट है तो इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम मीटर होगी, ना कि मीटर कूलम, वो मिली बन जाता है फिर, वो मिली बन जाता है फिर। समझ आया, ठीक है भाई, क्लास के बाद मैं करता हूँ। बीच क्लास में थोड़ा करूंगा, मैं क्लास के बाद करता हूँ, है ना। चलो फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या है, पी, कितनी दी हुई है, 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, इज अलाइंड 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब थीटा की वैल्यू तुम्हें दी गई है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दे दी है, कितनी है, 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, टॉर्क आप लोगों को बतानी है कि कितनी उसके ऊपर लग रही है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा, यस और नो। तो टॉर्क निकालनी है, पी की वैल्यू दी हुई है कितनी है, 4 × 10⁻⁹ ई की वैल्यू है 5 × 10⁻⁴ sin 30, क्या sin 30, sin 30 की वैल्यू इज 1/2। तो ये बन गया 4 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो इट इज 20, 20 इंटू में 10⁻⁻5 एंड इज 1/2, ये इससे कट ये इससे कट, तो दिस इज 10 इंटू 10⁻⁻5। बताइए जल्दी से। तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास 10⁻⁻4 न्यूटन और मीटर, क्योंकि फोर्थ इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है ना परपेंडिकुलर। 10⁻4 न्यूटन मीटर। चलो इतना समझ में आ गया है।
हाँ बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा तुम्हें, ठीक है। इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, और मंडे को मैं आप लोगों को सीबीएसई का ऑफिशियल जो सैंपल पेपर है वो करवाने वाला हूँ। सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है वो करवाने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से उसको फोड़ेंगे करेंगे, ठीक है। चलिए, ए पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb. Estimate the number of electron transferred from which to which. सबसे पहले देखो इन्होंने बोला कि ए पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज। पॉलिथीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, पॉलिथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हो रहे हैं? वूल टू पॉलिथीन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बताओ यार। वूल टू पॉलिथीन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, फटाफट से पहले ये बताओ। हाँ, और अब उसके बाद उसने बोला है कि नंबर निकालने हैं, तो Q इज इक्वल टू एन ई, एन निकालना है तो Q बाय में E होगा। कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है भैया? 3 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। नीचे होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस सॉल्व करिए। 3/1/6 इंटू ये हो गया +12, है ना, +12 होगा क्योंकि 19 अगर -7 +19 होगा तो +12 बन जाएगा। बताओ फटाफट से। ठीक है, करो फिर, इसको डिवाइड कर दो, 3 को डिवाइड करो भाई कितने से? 3 को डिवाइड कर दो 1.6 से। 3 डिवाइडेड बाय 3 नहीं है, 3.3 है यार, ये तो 3.2 बोल रहा है। चलो डिवाइड करके देखते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 2, नहीं 1.6, तो 1.875 आ रहा है लगभग। तो अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं कि 2, ठीक है। ये टोटल नंबर है। नंबर तो पूरे ही बताने पड़ेंगे ना तुम्हें, नंबर तो पूरे ही बताने पड़ेंगे। तो नंबर अप्रोक्स अपने ले लिए, क्लियर है। हाँ, तो उसको 1.87 ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप, तो नंबर एक बताना पड़ेगा। इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन? यस और नो, बताओ यार जल्दी से। इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन? यस। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के पास एक अपना मास है। तो इलेक्ट्रॉन के पास एक अपना मास है, तो मास भी तो ट्रांसफर हो रहा है, मास भी तो ट्रांसफर हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि यस, यहाँ पे मास ट्रांसफर हुआ है। क्लियर? चलो, तो अभी एक क्वेश्चन है, ये होमवर्क के लिए है, ठीक है। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन, ये आप लोगों ने खुद करना है, और बचे क्वेश्चन आप लोगों को जो नेक्स्ट क्लास में रखूंगा उसमें करवा दिए जाएंगे। ये होमवर्क है, 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, अब शायद से 5 नहीं, गॉस थ्योरम पे बेस्ड रहते हैं, तो वो सारे के सारे करवाऊंगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन, इसको जरूर से करना है सभी बच्चों ने, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना है, ठीक है। हाँ, जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका मास ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि ये सारी की सारी ऐप्स जो आप लोगों के मोबाइल फ़ोन में होनी चाहिए। ये चल क्यों नहीं रहा है? और ऐप डाउनलोड कर लेना फटाफट से, मेरी ऐप पे भी क्लास होती है, तो प्ले स्टोर से मिल जाएगी आप लोगों को, ऐप स्टोर पे मिल जाएगी, बहुत सारी बुक्स को एक्सेस कर पाते हो। साथ में वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट, अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल देखने हैं, समझने हैं, रीडिंग कैसे लेते हैं, कोई रिएक्शन कैसे होती है, कोई प्रोजेक्ट कैसे बनाते हो, सब आप लोगों को VLE ऐप पे मिल जाता है। एम्बाइब ऐप पे पढ़ने के साथ साथ आप बहुत सारी बुक्स को एक्सेस कर पाते हो। एम्बाइब लेंस के थ्रू आप लोग क्या कर पाओगे? एम्बाइब लेंस के थ्रू आप चीज़ों को, चीज़ मतलब जो चीज़ आप लोगों को नहीं आती, जो टॉपिक आप लोगों को नहीं आता, उसको स्कैन करो, तो आप लोगों को उससे रिलेटेड 3D मॉडल्स, 3D वीडियोस, एनिमेशन वीडियो, लेक्चर वीडियो सब मिल जाते हैं। तो बहुत बढ़िया है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो बस अभी के लिए यही करना है आप लोगों को, ऐप डाउनलोड कर लेनी है, और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप है उसको डाउनलोड कर लेना, मतलब ज्वाइन कर लेना है। बढ़िया वाले फीचर हैं एम्बाइब के, एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ। 70,000 से ज़्यादा वीडियोस लेक्चर हैं यार, 2,000 से ज़्यादा बुक्स हैं, डाउट सॉल्व किए जाते हैं, और प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट है, मतलब जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। और 60 से 70 प्लस क्लासेस डेली होती हैं, लाइव क्लासेस,
पेरेंट ऐप के थ्रू जो है परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जा सकता है और अचीव जर्नी बना के आप अपने पिछले सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट को कस्टमाइज कर सकते हो। बढ़िया वाले कूबो से वहाँ पे पढ़ाया जाता है ऐप के ऊपर। और एम्बाइब लेंस के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, चलिए, तो ऐप डाउनलोड कर लेना सारी की सारी जो मैंने अभी तुम्हें बताई है। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। हाँ, कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नई क्लास में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।